हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सिद्धार्थ बाजपेयी है और आप सभी लोगों का स्वागत है रैंक सिक्योर आईएएस में। जैसा कि आपको पता है कि 11th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की हम लोग सीरीज स्टार्ट कर चुके थे, तो उसमें हम लोगों ने ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास वाला जो पहला चैप्टर था वो हम लोगों ने खत्म कर लिया था। तो आज हम लोग बात करेंगे अपने सेकेंड चैप्टर पर, जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो इसको शुरू से करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बता देना चाहता हूँ कि अगर आप अनअकैडमी प्लस का कोई भी कोर्स अवेल करना चाहते हैं तो आप यूज़ करिए रेफरल कोड रैंक 10। इस कोड को यूज़ करने से आपको आपकी जो भी कोर्स फीस है उसमें काफ़ी अच्छा डिडक्शन मिल जाएगा। और प्लस अनअकैडमी प्लस के बेनिफिट्स जो हैं वो तो हैं ही, जैसे कि आपको बहुत ही ज़्यादा गुणवान और शिक्षित टीचरों से पढ़ने का, उनके मार्गदर्शन में अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने का मौका मिलता है। प्लस यहाँ पर जो भी मॉक टेस्ट आपको देने को मिलते हैं वो वैसे ही हूबहू डिज़ाइन करे जाते हैं जैसा कि आप एग्ज़ाम देने जाते हैं। तो और ये सब के बेनिफिट के साथ सबसे बड़ा जो बेनिफिट है अनअकैडमी प्लस का वो ये है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम्स में यहाँ पर कोर्स अवेलेबल है यहाँ पर। तो आपको ये भाषा की जो भी रुकावट होती है ये आपके लिए कभी नहीं आएगी। तो आप किसी भी भाषा में जिसमें आप कंफर्टेबल हैं आप उसमें ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बट आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपको कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है तो आपको यूज़ क्या कौन सा कोड करना है, रैंक 10, RANK1010। ठीक है, इस कोड की खास बात यह है कि इस कोड के अंडर आप अगर ये कोड यूज़ करते हैं तो आप डायरेक्ट आरती मैम के अंडर गाइडेंस में आपको अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने का मौका मिलेगा। अब जैसे आप उनके वीडियोस देखते हैं तो एक छोटी से छोटी बात, कैसे स्ट्रैटेजी बनाएं, कैसे टाइम टेबल सेट करें, कौन कौन सी बुक्स प्रिपरेशन के लिए चाहिए, तो वो वहाँ से लेकर और जो भी उनका सब्जेक्ट्स है वहाँ तक की डेप्थ नॉलेज आपको उनसे मिलेगी। तो उनका पूरे तरीके से उनका मार्गदर्शन में आप रहेंगे और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर, जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूं कि जो हम लोगों ने पहला चैप्टर डिस्कस करा था, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो रैंक सिक्योर आईएएस के यूट्यूब चैनल पर जाइए और वो वीडियोज़ जो हैं प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, वो जाके वहाँ पर देखिए। देखिए, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ एक बारी आप वो वीडियोज़ देख लें, क्योंकि ना इस टॉपिक के कहीं ना कहीं लिंक में वो सब चीज़ें चलेंगी। तो हम लोग पृथ्वी के अंदर की चीज़ों के बारे में जानना चाह रहे हैं तो हमको एटलीस्ट पता तो हो कि यार पृथ्वी का जो निर्माण है वो हुआ कैसे है। क्योंकि अभी हम लोग जब इनके एविडेंसेस की बात करेंगे और उसमें उल्का पिंड की बात करेंगे तो हमें यही नहीं पता है कि उल्का पिंड क्या है, पृथ्वी ये ब्रह्मांड कैसे बना, और हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर के स्ट्रक्चर की, तो ये दोनों बातों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि पहले आप वो सारे वीडियोज़ देख लें और अगर कोई भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो तो उस वीडियोज़ को देखें, प्लस एनसीईआरटी पढ़ें, प्लस अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। ठीक है, चलिए तो देखिए, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले ना थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक्चुअली में इस टॉपिक में हम लोगों को डिस्कस क्या करना है। तो हमको पता है कि सब चीज़ों की ज्योग्राफी में शुरुआत कहाँ से होगी, बिग बैंग से। तो बिग बैंग जो थ्योरी थी उसके बारे में भी हम लोग सफिशिएंट डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके बारे में प्लीज़ जाके वीडियोज़ देखें और उसको पढ़ें, उसके बाद की चीज़ें तभी आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो ऐसा स्किप मत मारें। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं और स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपका सिलेक्शन हो, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा। और जो ये स्किप करने वाला नेचर है ना, इसको चेंज करना पड़ेगा जहाँ तक कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात है। अदरवाइज तो आपको ये पता चलता ही रहता है कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं इंपॉर्टेंट है। तो ये सब बेसिक है ज्योग्राफी का। ठीक है, खैर, तो हमको पता है कि बिग बैंग थ्योरी जो थी, जैसे ही बिग बैंग हुआ, एक सिंगुलैरिटी एटम था, उसमें एक्सप्लोजन हुआ और जो हमारा ब्रह्मांड था वो एक्सपेंड कर गया। उसके बाद हमको पता है कि किस तरीके से जो प्लैनेट्स थे, प्लैनेट की बात करें या स्टार्स की बात करें तो वो कैसे बने, एक नेबुला गैस का किस तरीके से कंप्रेस होके उसमें जो एनर्जी है वो मैटर में कन्वर्ट होती जाती है, वो सारी चीज़ें। तो उन सारी चीज़ों के बाद प्लैनेट बना। इसी क्रम में हमारा जो प्यारा ग्रह है पृथ्वी वो बना। इसका कोई अलग से फिनोमिना नहीं है बनने का, जैसे बाकी सारे प्लैनेट बने हैं वैसे ही हमारा अर्थ भी बना है। अब क्या हुआ कि अर्थ जब बना उसके बाद आज की डेट की अगर हम अर्थ की बात करें तो आज हम अर्थ पे क्या देखते हैं, हम अर्थ पे देखते हैं कि कई सारे लैंडफॉर्म्स हैं, स्थलाकृतियाँ हैं। जैसे कि हम लोग कोई पर्वत देखते हैं, है ना, कोई ऐसा पठार देखते हैं, कोई हम लोग ज्वालामुखी पर्वत देखते हैं,
है ना, या फिर कई सारी ऐसी घटनाएं हम लोग फील करते हैं, हम लोग महसूस करते हैं कि फॉर एग्जांपल हम लोग कभी ऐसा रोड पे चल रहे हैं, धरातल पे खड़े हैं, तो हम लोग को कभी कभी महसूस होता है कि धरती में अचानक से कंपन हो गया, जो शेकिंग ऑफ अर्थ जिसको बोलते हैं। तो धरती जो है वो हमारी अर्थ जो है वो क्या कर रही है, शेक कर रही है। या हम लोग कभी देखते हैं कि ये ज्वालामुखी जो वॉल्केनिज्म, तो ये प्रोसेस कैसे हो रहा है, कैसे अंदर का जो ये हम लोग देखते हैं कि मॉल्टन मटेरियल है जिसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं, वो किस तरीके से बाहर आ रहा है, और वो जो लावा जिसको बोलते हैं तो वो बन रहा है। ऐसा कौन से घटनाक्रम हो रहे हैं पृथ्वी के अंदर कि ऐसे ऐसे इतने बड़े बड़े पहाड़ों का निर्माण हो जा रहा है, इतना पठार का निर्माण हो रहा है, ऐसे ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हो रहा है, हमारे जो भूकंप आ रहे हैं वो कौन सी क्रिया विधि के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, पृथ्वी के अंदर ऐसी कौन सी फिनोमिना चल रहा है, ऐसी कौन सी रिएक्शंस हो रही हैं जिससे ये सब एक्टिविटी हम लोग को स्थल मंडल पे फील हो रही है, लिथोस्फीयर पे फील हो रही है, जहां पर हम लोग रहते हैं। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन ही कहलाता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। जब हम इन सब चीज़ों की स्टडी करते हैं तो वो कौन से टॉपिक के अंडर में करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंडर में। अगर हमें इसके अंदर क्या चल रहा है वो सारी क्रियाविधि हमको अच्छे से पता चल जाती है, तो भविष्य में कभी भी भूकंप आता है तो हम समझ जाएंगे यार भूकंप इसलिए आया होगा, इसके पीछे का रीज़न ये रहा होगा, आज हिमालय पर्वत वहाँ पर बने हैं तो वो क्यों बने हैं, उसके पीछे ये रीज़न रहा होगा। कहीं पर ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है, वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं, तो वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे ये रीज़न रहा होगा। तो सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो हमें कहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में। तो इन सब टॉपिक्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए एनसीईआरटी में इस टॉपिक की स्टार्टिंग कैसे होती है कि जैसे जब हम इन सब चीज़ों के बारे में हम सोच रहे थे, हमने अध्ययन करना स्टार्ट ही किया था कि भाई ये पर्वत कैसे बन रहे हैं, पहाड़ कैसे बन रहे हैं, ये सारे जो ये एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, चाहे वो सुनामी हो, चाहे वो भूकंप हो, ये सारी चीज़ें क्यों आ रही हैं, कैसे कैसे आ रही हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में जब आदमी जागरूक हुआ, ठीक है, जब इसके बारे में जानना स्टार्ट किया, तो उसके मन में प्रश्न आया कि अब पृथ्वी के अंदर जाके देखा जाए क्या ये सब चीज़ें। तो देखो एक रास्ता तो ये है कि भाई एक तरफ से ना यहाँ पर ऐसा पृथ्वी के अंदर ड्रिलिंग करो, ऐसा ड्रिलिंग करके और पृथ्वी के अंदर तक उसके केंद्र बिंदु तक पहुंच जाओ, तो सारी जो अंदर की स्ट्रक्चर हैं वो तुम्हें दिख जाएंगे। बट ये तो पॉसिबल है नहीं। हाँ, हॉलीवुड मूवीज़ का ये फेवरेट टॉपिक है, बट प्रैक्टिकली बात करें तो ऐसा नहीं पॉसिबल है कि आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और पृथ्वी के केंद्र तक चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो अभी फ़िलहाल जान लो कि हमने ये सब सुन रखा है, सोसाइटी में ऐसी बहुत सी बातें होती हैं कि भैया पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे तुम जाओगे, यानी कि तुम जैसे जैसे डेप्थ में जाओगे तो तुम्हारा टेम्परेचर क्या है, तुम्हारा नहीं, पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो क्या होता रहेगा, वो बढ़ता रहेगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि उस टेम्परेचर पे ह्यूमन बॉडी का सरवाइव करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो उसके आगे क्या है, बिग बैंग। मतलब बिग बैंग अर्थ के अंदर, किसका बिग बैंग, ह्यूमन का, ठीक है, एक्सप्लोजन हो जाएगा ह्यूमन का। तो ये वाला रास्ता तो इम्प्रैक्टिकल है और इम्पॉसिबल है कि भाई अगर इंटरनल स्ट्रक्चर को देखना है तो हम सीधे पृथ्वी के अंदर तक चले जाएं, तो ये तो मुमकिन नहीं है। तो अब क्या करा जाए, तो अब ये करा जाए कि जो पृथ्वी के अंदर चीज़ें हैं उनका अध्ययन करने का एक तरीका ये है कि थोड़ा बहुत ड्रिलिंग करो, थोड़ी बहुत माइनिंग करो, उनके अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसको निकालो और एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लो कि भाई देखो 4 किलोमीटर तक हम अंदर घुसे, 4 किलोमीटर में कुछ तो विभिन्नताएं होंगी ना, जो स्थल मंडल पे जो मटेरियल मिल रहा है और 4 किलोमीटर अंदर जो मटेरियल मिल रहा है उसमें कुछ तो डिफरेंसेस होगा उसके मटेरियल में। तो अगर 4 किलोमीटर में ये डिफरेंसेस है तो 8 किलोमीटर में ऐसा डिफरेंस होगा, 12 किलोमीटर में ऐसा। तो ऐसे करके एक कंक्लूजन निकाल लिया जाए, एक निष्कर्ष पे पहुंच जाए, अनुमान लगा लिया जाए। तो ये जो अनुमान शब्द है, तो ये अनुमान शब्द जो है ये एनसीईआरटी में इनके लिए एक नया शब्द प्रयोग करा जाता है, उसका नाम है एविडेंसेस, यानी कि प्रमाण। अब जो जोग्राफर्स थे तो उन्होंने बोला कि भैया देखो अंदर जाना तो पॉसिबल है नहीं, तो सबसे अच्छा तरीका है कि हमारे पास जो चीज़ें ईजिली अवेलेबल हैं तो उनको स्टडी करो, उनका लैब में उनके ऊपर रिसर्च करो और पृथ्वी के अंदर की जो चीज़ें हैं उनके बारे में कंक्लूजन ड्रॉ करो। तो वो सारी चीज़ें जो है कैसे आएंगी, वो आएंगी एविडेंसेस से। कैसे एविडेंसेस,
ये एविडेंसेस को दो पार्ट में डिवाइड करा गया, ठीक है। सबसे पहले पार्ट में लिखा गया कि ये एविडेंसेस कैसे हैं, डायरेक्ट, और दूसरे एविडेंसेस कहते हैं इनडायरेक्ट एविडेंसेस हैं। यानी कि इसको अगर बोलें तो ये कैसे हैं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, और ये कैसे हैं, ये अप्रत्यक्ष प्रमाण हैं। तो एक बार हम इनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो कैसे एविडेंसेस हमको मिल रहे हैं जिनसे हम ये पता लगा सकें कि पृथ्वी के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, और वो मिल कहाँ रहा है हमको पृथ्वी के अंदर जाए बिना, इतनी डीप अंदर जाए बिना। तो देखो पहला एविडेंस क्या है, पहले हम लोग प्रत्यक्ष एविडेंसेस के बारे में देख लेते हैं, डायरेक्ट एविडेंसेस के बारे में। तो उसमें सबसे पहला एविडेंस हमको मिलता है हमारे रॉक, हमारी चट्टानें। और ये कौन से रॉक हैं, ये वो रॉक हैं जो कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, माइनिंग से। यानी कि जो हम लोग खनन कर रहे हैं, खनन से वो रॉक हमको मिल रहे हैं। अब देखिए क्या है कि हम लोगों ने जैसे एक एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखा है कि साउथ अफ्रीका में एक सोने की खान है, गोल्ड माइन है, तो उसमें वर्टिकली 4 किलोमीटर डेप्थ तक उसकी माइनिंग करी गई है। 4 किलोमीटर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अंदर, मतलब बहुत बड़ी लेंथ हो गई। तो 4 किलोमीटर डेप्थ तक स्थल मंडल से, मतलब अब हमारे भूपर पट्टी से, लिथोस्फीयर से 4 किलोमीटर अंदर तक उन्होंने माइनिंग कर रखी है। और उस माइनिंग करने के बाद, जैसे कि ये अर्थ है हमारी, ठीक है, तो यहाँ तक उन्होंने माइनिंग कर रखी है, डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, और 4 किलोमीटर काफ़ी अंदर चले गए वो, और फिर वहाँ से कोई रॉक जो मिली उसको धरातल पे लेके आए, और उस रॉक के जो गुणधर्म हैं, यानी कि उस रॉक की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी टेस्टिंग करी लैब में। अब उनकी अगर तुम्हें ये सारी प्रॉपर्टीज़, किसकी प्रॉपर्टीज़, उस रॉक की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चल जाएगा, तो तुम ये पता लगा सकते हो कि भाई सरफेस पे जो रॉक मिलती है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और जो हमें 4 किलोमीटर अंदर रॉक मिली उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और दोनों की प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस है। तो अगर ये डिफरेंस हम कैलकुलेट कर पाए तो हमें यह पता लगेगा कि अब पृथ्वी के अंदर एटलीस्ट 4 किलोमीटर तक में ऐसे रॉक्स मिलते हैं, या ऐसे मटेरियल मिलते हैं, ऐसे तत्व पृथ्वी के 4 किलोमीटर तक मिलते हैं। उनका द्रव्यमान क्या है, उनका मास क्या है, उनकी डेंसिटी घनत्व क्या है, वो कैसे, उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो वो सब हम रिसर्च कर सकते हैं। तो ऐसे हमको एटलीस्ट इस बारे में पता चल जाएगा कि अगर 4 किलोमीटर का हम सरकमफ्रेंस ड्रॉ कर लें तो हम ये बता सकते हैं कि पूरी पृथ्वी के अंदर 4 किलोमीटर तक ऐसी परत होगी, परत मतलब ऐसी लेयर होगी, ये सारे जो एलिमेंट है वो एक तरीके का बिहेव करते होंगे, और वो डिफरेंट होंगे किससे, वो डिफरेंट होंगे जो स्थल में जो एलिमेंट मिलता है उससे। तो एक तो तरीका था कि भाई डायरेक्ट एविडेंसेस का, कि हम क्या करें, माइनिंग करें, और माइनिंग करके जो रॉक्स हैं उनको धरातल पर लेके आएं और उसको लैब में जाके उस पर रिसर्च करें। दूसरा प्रत्यक्ष जो एविडेंस है, डायरेक्ट एविडेंस है, वो क्या है, वो ये है कि भाई क्या करी जाए, ड्रिलिंग करी जाए। ड्रिलिंग की हिंदी होती है प्रवेधन, ठीक है, जितना कठिन प्रोसेस उतनी कठिन हिंदी, ठीक है। तो ड्रिलिंग करी जाए, ड्रिलिंग कहां पर, ओशियन में, हमारे महासागर में। तो ऐसा एनसीईआरटी में एक वर्ड यूज है, डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। तो गहरे समुद्र में क्या करा जाए, प्रवेधन के परियोजना, ऐसा। तो अब देखिए ये ड्रिलिंग जो शब्द है, मतलब ये इसको एविडेंस माना गया, और माइनिंग को भी एविडेंस माना गया। तो ड्रिलिंग करी जा रही है, तो ड्रिलिंग यहां पर क्यों नहीं है, देखो इसका महासागर में ही क्यों ड्रिलिंग करी जा रही है, कि देखो हमको ये पता है, अगर नहीं पता तो ये चीज़ जान लो, आगे जाके हम लोग इसको और अच्छे से पढ़ लेंगे। अभी तक ये जान लो कि जैसे पृथ्वी होती है, तो पृथ्वी को हम लोगों ने 3 पार्ट में बांटा हुआ है, ठीक है। सबसे ऊपर के पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं क्रस्ट। तो जो पृथ्वी का ऊपर का पार्ट है, क्रस्ट है, वो बेसिकली 2 टाइप में डिवाइडेड होता है, ठीक है। वो 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं हमारे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एक होता है हमारा ओशनिक क्रस्ट। इसको बोलते हैं कि महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट। अब देखिए महाद्वीपीय क्रस्ट का मतलब है जो ये महाद्वीप है, तो ये क्रस्ट का मतलब क्या है कि पृथ्वी का ये वाला पार्ट, पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह क्रस्ट है। तो इसको अगर ऐसे समझें तो एक पृथ्वी से एक स्लाइस निकाल लें, ये पूरी फॉर एग्जांपल पृथ्वी, इसकी एक स्लाइस निकाल लें, तो ऐसे, तो ये जो ऊपर की मोटाई आप देख रहे हैं इसको क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं क्या, क्रस्ट। तो ये जो क्रस्ट है, ये
दो टाइप का है, कॉन्टिनेंटल और ओशनिक। तो हमको ये पता है कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसकी जो डेप्थ है, उसकी जो मोटाई है, वो ओशनिक क्रस्ट की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। अगर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की मोटाई की बात करें तो 30 टू 35 किलोमीटर वर्टिकली, यानी कि धरातल से आप 35 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, कौन सा क्रस्ट मिलेगा, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। यहां तक कि इतना मोटा है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कितना मोटा, 30 से 35 किलोमीटर तक की मोटाई का है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और ओशनिक क्रस्ट कितने, ओशनिक क्रस्ट की अगर विड्थ की बात करें, इसकी बात करें तो वो है केवल 5 किलोमीटर। तो मेरे को बताओ कि अगर 5 किलोमीटर हम लोग ड्रिलिंग करते हैं, ठीक है, तो अगर इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना, ध्यान से, यहाँ पे ये हमारा सरफेस है, तो ये है हमारा, ऐसे करके अगर डायग्राम देखो ध्यान से, तो ये चीज़ जो है हमारी ओशनिक क्रस्ट है और ये चीज़ हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में अगर तुम खुदाई ड्रिलिंग करना स्टार्ट करोगे तो अगर तुम्हें नीचे तक आना है तो तुम्हें इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ध्यान से देखो। अगर तुम्हें ओशनिक क्रस्ट को तुम ड्रिलिंग करते हो तो तुम्हें इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा अगर तुम्हें इस पॉइंट पे पहुंचना है, सेम इस पॉइंट पे। तो मेरे लिए जो ड्रिलिंग है वो ओशियन क्रस्ट में ज़्यादा आसान है। तभी हम लोग यहाँ पर एविडेंस में क्या, ड्रिलिंग प्रोसेस मैक्सिमम कहाँ पर हो रहा है, ओशियंस में हो रहे हैं। डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट हो रहा है। इसमें एक एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखा है कि आर्कटिक महासागर जो है, आर्कटिक सी जो है, तो वहां पर एक प्रोजेक्ट है, उसका नाम है कोला प्रोजेक्ट। इसकी जो ड्रिलिंग है वो कितनी हो चुकी है, 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर ओशनिक क्रस्ट से अंदर तक ड्रिलिंग करके जाया जा चुका है। और वहां से जाके, वहां से जो रॉक्स मिली हैं, वहां का जो मटेरियल मिला है, उनको लाया गया है बाहर और उनसे देखा गया है अच्छा क्या डिफरेंसेस है उस मटेरियल में जो 12 किलोमीटर अंदर मिला है और जो स्थल मंडल पे मटेरियल मिलते हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, बेसिकली उनकी प्रॉपर्टीज, उनके गुणधर्म में क्या डिफरेंस है, उनके द्रव्यमान में, उनके घनत्व में, उनकी जो रासायनिक संरचना और संगठन है उसमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये मिला है कहां पर, कोला प्रोजेक्ट कहां पर है, आर्कटिक सी में। अब देखो सेम चीज देखना, 12 किलोमीटर की डेप्थ तक ड्रिलिंग हो गई है कहां पे, सी में। और वहीं पर जब मैं रॉक्स पढ़ रहा था तो उसमें मैंने आपको एक एग्जांपल है, साउथ अफ्रीका में जो गोल्ड माइन है उसकी ड्रिलिंग कहां पर कितनी हो पाई है, 4 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि वो एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। तो यहां से आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में आप 4 किलोमीटर चल पाओगे और ओशनिक क्रस्ट में आप तो 15 किलोमीटर या 12 किलोमीटर चल पाओगे, क्योंकि आपको उतनी ही परत जो है उतनी ही, देखो पहली बात तो लिक्विड की डेंसिटी कम है, तो जिसकी डेंसिटी कम है उसको ब्रेक करना आसान है ऑब्वियसली। तो सारी चीजें लग जाती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी तो लगी रही है, ठीक है ना। तो ओशियन जो है उसको भेदना आसान है इन कंपैरिजन टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। तो हमें अभी तक हमको यह पता चला कि जो प्रत्यक्ष हमारे प्रमाण है उसमें दो चीजें हैं, एक तो रॉक्स, और वो रॉक्स कहां से मिले हैं, वो मिले हैं हमें कहां से, माइनिंग से। और फिर उन रॉक्स पे हमने रिसर्च करी और हमने डिफरेंसेस का पता लगाया कि अंदर जो रॉक्स मिलते हैं और जो बाहर रॉक्स मिलते हैं उसमें बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। दूसरा, हमें प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है कहां से, ड्रिलिंग से। ड्रिलिंग कहां पर, ओशियन में। तो ओशियन में हम लोग ड्रिलिंग करते हैं तो उसके अंदर जाके हम लोग पता लगाते हैं कि अच्छा अंदर का स्ट्रक्चर ऐसा है, अंदर टेम्परेचर क्या है, क्या अंदर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ये भी सारे पॉइंट हैं। तो जितना आप जब ये चैप्टर पूरा पढ़ लेंगे ना तो आपको वो सारे फैक्टर, वो सारे एट्रीब्यूट समझ में आ जाएंगे कि अंदर जाते जाते हम लोग बेसिकली अध्ययन किस चीज़ का कर रहे हैं। अभी तक हम लोग बात कर रहे हैं कि किसी इनके जो ये चट्टाने हैं उसके द्रव्यमान की, उसके घनत्व की, फिर हम लोग बात करेंगे प्रेशर की, फिर हम लोग बात करेंगे अंदर जाके टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है, अंदर जाके प्रेशर क्यों बढ़ रहा है, अंदर जाके घनत्व क्यों बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ों का अध्ययन कैसे हो रहा है, ड्रिलिंग से। ये सारी चीज़ों का अध्ययन कैसे हो रहा है, जब माइनिंग से जो रॉक निकाली जा रही है। अब ये देखा जा रहा है ड्रिलिंग करके जब अंदर जाया गया, अब देखिए अंदर जाएंगे तो आप टेम्परेचर तो फील करेंगे ना। और आप कोई भी ऐसा टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कोई थर्मोमीटर या कुछ भी ऐसा लेके जाएंगे अंदर जो इस चीज़ को मेजर करेगा कि जब हम लोग सरफेस पे खड़े थे तो भाई टेम्परेचर था x, अब हम लोग 4 किलोमीटर या 10 किलोमीटर पृथ्वी की डेप्थ में आ गए हैं तो टेम्परेचर क्या हो गया, y। और इन दोनों में क्या रिलेशन है, क्या ये बढ़ रहा है, क्या ये घट रहा है, अभी हमें नहीं पता, ये आगे पता चलेगा। तो क्या ये बढ़ रहा है, क्या ये घट रहा है। तो समझने का तरीका यही है कि x टेम्परेचर और y टेम्परेचर दोनों में डिफरेंस क्या है वो हमें आगे पता चलेगा। तो ये सब हमें पता कब चल रहा है, जब हम पृथ्वी के अंदर जा रहे हैं। और वो कैसे जा रहे हैं, ड्रिलिंग के थ्रू। वो कैसे जा रहे हैं, माइनिंग के थ्रू। तो मेरे ख्याल से ये दो एविडेंसेस आपको क्लियर हो गए होंगे। तीसरा एक एविडेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस है ये क्या है, वॉल्केनिक इरप्शंस का।
वॉल्केनिक इरप्शन का मतलब है कि जो ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, ज्वालामुखी उद्गार का मतलब है कि किस तरीके से ज्वालामुखी जो है उसके अंदर का जो गर्म गलित पदार्थ है जिसको मॉल्टन मटेरियल बोलते हैं। मॉल्टन का मतलब है ना वो लिक्विड है, ना वो सॉलिड है, ना वो गैस है, वो तीनों कंबाइंड है, वो सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है। तो ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हैं? मॉल्टन, गर्म गलित पदार्थ। तो कहीं पर भी ऐसा शब्द यूज होगा तो आप ये आपका दिमाग जाना चाहिए कि ये एक ऐसा पदार्थ है जिसमें ये तीनों स्टेट्स की प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो वॉल्केनिक इरप्शन का मतलब है कि किस तरीके से, अगर फॉर एग्जाम्पल कि ये माउंटेन है, ये कोई वॉल्केनो है, तो किस तरीके से उसमें ऐसा मैग्मा जो है गर्म गलित पदार्थ वो आता है धरातल पे, पृथ्वी के अंदर से बन के आ रहा है। तो यानी इसका मतलब है कि यार इससे देखो एक प्रश्न, एक कंक्लूजन ये भी दिमाग में आ गया कि अच्छा इसका मतलब कि पृथ्वी के अंदर अगर कोई चीज़ गली हुई ऊपर आ रही है तो इसका मतलब कोई चीज़ गलेगी कब? जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब है कि पृथ्वी के अंदर का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, तभी वहाँ पर जो भी ठोस चीज़ें होंगी उसमें ऐसी रिएक्शंस हो रही होंगी कि वो चीज़ें गल जा रही हैं, वो मेल्ट हो जा रही हैं, और वो मेल्ट होकर ऊपर आ रही हैं। ऊपर ही क्यों आ रही हैं इसके बारे में भी हम लोग बाद में बात करेंगे। तो ये जो मैग्मा है ये निकल रहा है, और जब ये मैग्मा बाहर आ जाता है और ये लावा कहलाता है, तब हम इसको रिसर्च करते हैं। जो ये बाहर इकट्ठा हो गया यही मैग्मा, और जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? लावा बोल रहे हैं। अब हम इसके ऊपर रिसर्च करते हैं कि इसमें कौन से मटेरियल पाए जाते हैं। क्या ऐसे मटेरियल धरातल पे हैं? क्या धरातल पे सिलिका है तो इसमें क्या है? सिलिका है क्या? इस पे अगर मैग्नीशियम है तो क्या धरातल पे मैग्नीशियम है क्या? जो हम लोग सियाल, सीमा, नीफे पढ़ेंगे तो वही सब चीज़ें। तो अगर इसके मैग्मा का जहाँ पर रिसर्च करके हमको एविडेंसेस मिलते हैं कि पृथ्वी के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, पृथ्वी के अंदर जो परतें हैं वो कैसी हैं। तो देखिए 3 टाइप के डायरेक्ट एविडेंसेस मैंने सीखे। पहला था जो माइनिंग से रॉक मिलते हैं वो उनका रिसर्च करना। दूसरा था ड्रिलिंग करके अंदर जाना, और अंदर जाके अंदर की जो चट्टानी संरचना है यार, जो भी टेम्परेचर है, जो भी प्रेशर है, उसको मेजर करना। और तीसरी चीज़ है कि इस मैग्मा का अध्ययन करना। जब ये निकल के लावा का रूप ले लेता है तो इस मैग्मा का रिसर्च करना और ये पहचान, ये पता लगाना कि पृथ्वी के अंदर का जो मटेरियल है बेसिकली उसमें क्या चीज़ें ज़्यादा हैं, क्या चीज़ें कम हैं, और धरातल से उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है ना? ये मैग्मा बनता कैसे? तो इसका मतलब कि पृथ्वी के अंदर का जो टेम्परेचर है वो बाहर के टेम्परेचर से कुछ डिफरेंट है। हमें नहीं पता ज़्यादा है कि कम, बट अगर कोई चीज़ गल रही है तो ऑब्वियसली वहाँ पे कम होगा। ठीक है? तो ये सब थोड़े बहुत कंक्लूजन जो हैं वो हमने ड्रॉ करे हैं ये सारे एविडेंसेस को लेके। बट एग्जैक्टली हमको नहीं पता कि अंदर एग्जैक्ट क्या चीज़ें हैं, बट कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें इस चीज़ की शुरुआत कर देती हैं कि भैया हम निष्कर्ष पे जब इस चैप्टर के ख़त्म होने तक पहुँचेंगे कि अच्छा एग्जैक्ट पृथ्वी के अंदर क्या चीज़ें हैं, तो उसकी शुरुआत यहाँ से हो जाती है। खैर, तो ये आपको आई होप ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि डायरेक्ट एविडेंसेस क्या। तो अभी हम लोगों ने देखा कि डायरेक्ट एविडेंसेस कौन कौन से होते हैं। ठीक है? तो अब हम लोग देखेंगे कि इनडायरेक्ट एविडेंसेस कौन कौन से हैं। इनडायरेक्ट का मतलब है अप्रत्यक्ष प्रमाण कौन कौन से हैं जिससे हमें पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। तो देखिए इसमें सबसे पहला जो इनडायरेक्ट एविडेंसेस वो हमें मिलता है, तो हमें क्या करना है, इसमें कुछ स्टडी है। स्टडी बेस्ड ऑन डेंसिटी। बेसिकली इसमें 3-4 चीजें पढ़नी है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि घनत्व पर आधारित अध्ययन। किस पर आधारित अध्ययन? घनत्व पर। अब देखिए ध्यान से, स्टडी बेस्ड ऑन डेंसिटी क्या कहती है। इसको समझने के लिए ना आपको थोड़ा सा बेसिक जानना जरूरी है कि जो पृथ्वी है, जब इसका फॉर्मेशन हुआ, अब देखिए इसको मैं पहले वाले चैप्टर से लिंक कर दूंगा। तो अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़ा है तो वह पहले चैप्टर के वीडियोस में जाके आप देख सकते हो। ठीक है? देखो, जब हम लोगों ने नेबुलर हाइपोथेसिस पढ़ी थी तो उसमें हम लोगों ने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ नेबुलर हाइपोथेसिस में लाप्लास ने बता दी थी कि जब ग्रहों का निर्माण हो रहा था तो उसमें क्या था कि जो भारी तत्व थे वो सब कोर में आ रहे थे, वो केंद्र की तरफ आ रहे थे, वो बीचों बीच इकट्ठा हो रहे थे सारे भारी तत्व। और जो हल्के तत्व थे, जो लाइटर एलिमेंट्स थे, वो सब कोर से निकल के धरातल पे जा रहे थे। इसी फिनोमिना की वजह से हमारे वायुमंडल का निर्माण हुआ है। और वही वायुमंडल में जब जलवाष्प पहुंचेगा अंदर से जाके तब,
और वही जलवाष्प जब संघनित होकर वर्षा करेगा तो जलमंडल का भी विकास होगा। तो सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो आपको ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ रटने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो एरो पे ध्यान दीजिए कि जो भारी एलिमेंट हैं तो वो कहाँ हैं, वो केंद्र की तरफ आ रहे हैं, और जो हल्के एलिमेंट हैं वो केंद्र से बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो मेरे को बताओ कि इससे एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि अगर भारी एलिमेंट्स केंद्र की तरफ आ रहे हैं तो अगर हम पृथ्वी के धरातल से केंद्र की तरफ जाएंगे तो हमें हैवी एलिमेंट्स मिलेंगे। ये हैवी और भारी का मतलब क्या है? हैवी और भारी का सीधा सा मतलब ये है कि उनका जो द्रव्यमान है, उनका जो मास है वो ज़्यादा है। तो अगर उनका द्रव्यमान ज़्यादा है तो हम इससे एक चीज़ बोल सकते हैं कि अंदर आने पे हमको ज़्यादा द्रव्यमान वाले तत्व मिलेंगे, और जैसे जैसे हम बाहर जाएंगे तो उनका द्रव्यमान, जैसे एक ये मटेरियल, ये मटेरियल, ये मटेरियल, इसका जो द्रव्यमान है वो सबसे ज़्यादा होगा, इसका कम, इसका उससे कम। इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं? अब देखिए, जो घनत्व पे अध्ययन करा गया तो वो अध्ययन करने के पीछे जिन्होंने अध्ययन करा था वो बेसिकली दो वर्गों में डिवाइडेड थे वो लोग। तो एक ग्रुप, हम उसको नाम दे देते हैं फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप। ये ग्रुप का मतलब है लोगों का कुछ समूह है, कुछ जोग्राफर्स हैं जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं, कुछ जोग्राफर्स हैं जिनका तर्क ये था जो हम लोग जान लेंगे, ठीक है ना। तो इस डेंसिटी पे जो अध्ययन हुआ था वो दो गुटों में डिवाइड हो गया। इन दोनों ने अध्ययन किस चीज़ पे करा है? घनत्व पे। तो पहले वाले ग्रुप का ये कहना था कि पृथ्वी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सब कैसे हैं? डिफरेंट है। पृथ्वी के अंदर आप जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जा रहे हैं, जैसे जैसे आप पृथ्वी के अंदर जा रहे हैं, आपको डिफरेंट रासायनिक संरचना वाले एलिमेंट्स मिल रहे हैं। उनका केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग है, और उनका जो कन्फिगरेशन है वो भी अलग है। रासायनिक संरचना ही पूरी तरीके से अलग है। तो कहने का मतलब है वो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं। ठीक है भाई, चलो मान लेते हैं। तो इन्होंने बोला कि अगर एलिमेंट डिफरेंट हैं तो अब अगर एक एलिमेंट x है, एक एलिमेंट y है, तो मेरे भाई x का मास जो होगा वो m1 होगा, y का मास कितना होगा? m2 होगा। तो सबके मास ऐसे क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो इससे कंक्लूजन क्या ड्रॉ होता है कि जो मास है वो भी क्या है? डिफरेंट है। तो अब इससे दो कंक्लूजन ड्रॉ होते हैं। कौन कौन से दो कंक्लूजन? कि भाई जो मास है या तो वो क्या हो रहा है? वो बढ़ रहा है, या तो वो ये जो मास है वो क्या हो रहा होगा? वो घट रहा होगा। पृथ्वी के अंदर हम जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जा रहे हैं तो इन लोगों का कहना है कि अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो टोटली डिफरेंट हैं। अगर एलिमेंट्स डिफरेंट हैं तो उनके मासेस क्या होंगे? उनके द्रव्यमान भी अलग अलग होंगे। तो या तो हमें द्रव्यमान बढ़ा हुआ मिलेगा अंदर जाते जाते, या तो द्रव्यमान हमको घटा हुआ मिलेगा। तो अब हमको पता है कि एक हम लोगों ने फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़ रखा है कि घनत्व इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। घनत्व इज इक्वल्स टू द्रव्यमान अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से एक कंक्लूजन ड्रॉ होता है कि जो डेंसिटी होती है वो मास के अनुक्रमानुपाती यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये चीज़ हमको पता है। अब चूंकि ऐसा ये होता है, इसलिए अगर मास बढ़ रहा होगा तो ये क्या होगा? ये क्या करेगा? ये डेंसिटी को बढ़ा देगा। अगर ये मास घट रहा है तो ये डेंसिटी को क्या कर देगा? घटा देगा। मगर हमको पता है कि डेंसिटी घट नहीं सकती। क्यों? क्योंकि विद द हेल्प ऑफ नेबुलर हाइपोथेसिस हमको पता है कि कोर में सारे कैसे एलिमेंट्स हैं? सारे भारी एलिमेंट्स हैं। भारी का मतलब है हैवी। हैवी का मतलब है जिसका मास जो है वो ज़्यादा है। किसके कंपैरिजन में? सरफेस के एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो ये वाला आर्ग्यूमेंट तो फेल हो जाता है और ये वाला आर्ग्यूमेंट जो है वो राइट हो जाता है। तो इन लोगों का ये कहना है कि अंदर जब हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तब क्या होता है कि वहाँ पे चूंकि पृथ्वी के अंदर सारे एलिमेंट जो हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं, इसी वजह से उनके मासेस जो हैं वो डिफरेंट हैं। और इसी वजह से चूंकि मास बढ़ रहा है, इस वजह से क्या हो रही है? अंदर जाने पे डेंसिटी बढ़ रही है। तो ये मानना था किनका? जो ये पहले ग्रुप के लोग थे। ठीक है, इनका जो बेस था, इनका जो मेन उद्देश्य था, इनका जो मेन तथ्य था वो था एलिमेंट्स जो हैं वो कैसे हैं? डिफरेंट टाइप के हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं।
दूसरे यहाँ यहीं पर अगर हम लोग सेकंड वाले ग्रुप की बात करें तो ध्यान से देखिएगा, सेकंड वाले ग्रुप का मानना था कि भाई जो एलिमेंट्स हैं वो सब कैसे हैं, सेम। एलिमेंट्स कैसे हैं, सारे सेम एलिमेंट हैं। पूरी अर्थ के अंदर चले जाओगे एक्स 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 ही मिलेगा, सबकी रासायनिक संरचना एक जैसी है, सबका कन्फिग्रेशन एक जैसा है। तो अगर एलिमेंट्स सेम होंगे तो उनका जो मास है वो भी कैसा होगा, सेम। तो अगर मास m1 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 सबका मास m है, तो अब चूंकि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d, इसलिए जो मास है वही डेंसिटी रहेगा। यानी कि अब क्या हो रहा है, अब सबका मास सेम है तो डेंसिटी भी सेम है। तो इससे ये कहाँ आ रहा है कि अंदर की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। इससे ये साबित नहीं हो पा रहा। तो इनसे पूछा गया, भैया एक बात बताओ कि जो लाप्लास थे वो तो ये कह गए कि जैसे जैसे तुम अंदर जाओगे तुम्हें हैवी एलिमेंट्स मिलेंगे, उनका मास ज़्यादा होगा, उनका घनत्व ज़्यादा होगा। अंदर घने एलिमेंट्स हैं, बाहर जो हैं वो कैसे एलिमेंट्स मिलेंगे, लाइटर एलिमेंट्स मिलेंगे। तो ये कैसे तुम प्रूव करोगे कि अंदर तुम्हारे अंदर हैवी एलिमेंट्स हैं। तो इन्होंने बोला चूंकि सारे एलिमेंट्स सेम है, सबका मास सेम है, तो और ये होता है m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d। अब चूंकि हम लोग जब पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो पृथ्वी के अंदर जाने पे हमारा क्या जो प्रेशर है वो क्या हो रहा होता है, वो इंक्रीज हो रहा होता है। जो ये प्रेशर है ये क्या कर देता है, ये जो हमारा घनत्व है उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है। हमारे प्रेशर को, हमारे घनत्व को कौन बढ़ा देता है, प्रेशर। तो यहाँ पर ये लोग प्रेशर की हेल्प लेते हैं घनत्व की प्रॉपर्टी को समझाने के लिए। अब देखिए बेसिकली क्या है कि एक मुट्ठी में आप रेत लीजिए, ठीक है, तो आप अभी देखेंगे कि 100 मॉलिक्यूल्स आपके पूरे हथेली पर ऐसे 100 पार्टिकल्स जो हैं वो रेत के वो ऐसे बिखरे हुए हैं। अब उसी रेत को अपनी मुट्ठी को दबाते रहिए, कंप्रेस करते रहिए, प्रेशर लगा रहे हैं आप उस पर जब प्रेशराइज उसको कर रहे हैं तो आप देखेंगे पहले जो हथेली का एरिया था वो ये था और इसमें 100 पार्टिकल्स थे। अभी हथेली का एरिया ऐसा हो गया जब हमने हथेली ऐसे मोड़ ली, बट अभी भी रेत अगर गिरी नहीं है तो उसमें 100 पार्टिकल्स हैं, तो एरिया कम हो गया बट पार्टिकल ज़्यादा हैं। कहने का मतलब है प्रेशर जो था वो इंक्रीज करा तो वो उसकी जो डेंसिटी थी, अब देखिए यहाँ पर कुछ डेंसिटी होगी d1, यहाँ पर डेंसिटी होगी d2, तो क्या है d2 की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है। कम एरिया में 100 लोग और इतने बड़े एरिया में 100 लोग, तो यहाँ पर ज़्यादा सघन है लोग, ठीक है। तो अब d2 की डेंसिटी हमने कैसे ज़्यादा कर दी, सेम पार्टिकल्स थे, जो क्वांटिटी है वो सेम है, ठीक है ना, जो मटेरियल है वो सारे कैसे हैं, उनकी क्वांटिटी सेम है, बट डेंसिटी हाई क्यों है, क्योंकि हमने उसमें प्रेशर अप्लाई कर दिया। किसी चीज़ में प्रेशर दे दिया तो प्रेशर ने क्या करा, उसकी डेंसिटी को इंक्रीज कर दिया। तो इन लोगों का ये मानना था चूंकि अर्थ के अंदर सारे एलिमेंट जो हैं वो सेम है, तो जो डेंसिटी बढ़ रही है उस डेंसिटी बढ़ने का रीज़न क्या है कि प्रेशर बढ़ रहा है। तो पहला जो डेंसिटी पे जो स्टडी हुई वो सीधा हमको ये बताती है कि अर्थ के अंदर जाने पे एक चीज़ तो तय है कि जैसे जैसे आप अर्थ के डेप्थ में जाएंगे तो जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होगी तो ये क्या करेगी, ये आपकी डेंसिटी को भी इंक्रीज करेगी। मोरल ऑफ द स्टोरी ये था। और उसको प्रूव कैसे करा गया, तो दो लोगों ने अपने अपने अकॉर्डिंग जो थे वो मत दिए और अपना रीज़न दिया। इन लोगों के अकॉर्डिंग मास डिफरेंट था तो ये फंडा आया, इन लोगों के अकॉर्डिंग मास सेम था तो ये आया, और इन लोगों ने इंट्रोड्यूस करा यहाँ पर एक नई चीज़, प्रेशर की डेंसिटी बढ़ रही है तो उसके पीछे जो रीज़न है वो क्या है, वो रीज़न है प्रेशर का। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि स्टडी बेस्ड ऑन डेंसिटी का मतलब है कि डेप्थ बढ़ेगी तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। चलिए, तो अभी हम लोग डायरेक्ट एविडेंसेस पढ़ रहे थे, तो उसमें एक एविडेंस था कि डेंसिटी का। तो डेंसिटी के एविडेंस के थ्रू क्या पता चला कि अर्थ के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होगा। अर्थ अंदर जाते जाते डेंस होती जा रही है, तो अंदर जैसे जैसे हम अर्थ की डेप्थ में जाएंगे तो हमें डेंसिटी के अध्ययन से पता चला कि जैसे जैसे अर्थ की डेप्थ बढ़ेगी, अर्थ के अंदर जाएंगे तो क्या इंक्रीज़ होगी, हमारी डेंसिटी इंक्रीज़ होगी। जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी तो हमारा जो घनत्व है वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये हमको पता चला कौन से अध्ययन में, कि घनत्व पे जो अध्ययन हुआ। दूसरा
जो बेस्ड स्टडी थी वो किस पे थी, टेम्परेचर पे, यानी कि ताप पर। देखिए अब हमको पता है कि पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे हम चलते चले जाएंगे तो टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या था कि यहां पर एक फैक्ट ये सामने आता है कि अगर आप 100 मीटर की डेप्थ में जाते हैं तो आपका जो टेम्परेचर है वो 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो अगर इससे निकाला जाए कि अगर 1 किलोमीटर की डेप्थ में सरफेस से, पृथ्वी के सरफेस से, यहां कोई बंदा खड़ा है और वो 1 किलोमीटर की डेप्थ में चला जाएगा, तो माना कि सरफेस का टेम्परेचर जो था वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो 1 किलोमीटर अगर यहां से निकालें तो 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि अगर इसमें 30 में 20 जोड़ें तो 50, अदरवाइज 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 1 किलोमीटर के ही रेंज में आपको मिल जाएगा। और हमको पता है कि पृथ्वी का जो ये रेडियस है वो कहाँ पर है, 6378 किलोमीटर्स पे है। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा टेम्परेचर हो चुका होगा, इसीलिए अंदर जाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से हमें टेम्परेचर के अध्ययन से पता चलता है कि अंदर जाते जाते जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है, और वो इंक्रीज किस रेट से होता है, 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 मीटर्स। देखो यहाँ पर एक बात जान लो और इसको दिमाग में बिठा लो कि ये जो यहाँ पर ये लाइन लिखी है ना, ये लाइन पूरे अर्थ के इंटीरियर पार्ट में लागू नहीं होती है। कहने का मतलब है अगर सरफेस से ड्रिलिंग करते हुए हम लोग पृथ्वी के कोर तक जाएंगे तो कुछ 40 किलोमीटर तक, शुरुआत के 40 किलोमीटर तक तो बहुत तेजी से टेम्परेचर राइज करेगा, है ना। अगर ऐसे तुम डायग्राम बनाओ, यहाँ पर टेम्परेचर लिखो और यहाँ पर डेप्थ लिखो, तो अगर डेप्थ इंक्रीज करेगी तो टेम्परेचर बहुत तेजी से इंक्रीज करेगा, बट कुछ डेप्थ के बाद ये चीज़ स्लो होती जाएगी। तो टेम्परेचर इंक्रीज तो तब भी कर रहा है, बट उस दर से नहीं कर रहा है, उस रेट से नहीं कर रहा है। तो पहले 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक तो बहुत तेजी से रेस करेगा, तो वहीं तक जाना नामुमकिन है, तो अंदर की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसका बिल्कुल भी मतलब ही नहीं कि टेम्परेचर रेज नहीं कर रहा। टेम्परेचर पूरी पृथ्वी के अंदर जाते जाते टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो स्टडी बेस्ड ऑन टेम्परेचर से हमें पता चलेगा कि अब पृथ्वी के अंदर अगर हम जाएंगे तो पर 100 मीटर पे 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता है। और ये कैसे बढ़ता है, ये एक समान रूप से लीनियर फॉर्म में नहीं बढ़ता है। ये पहले तो बहुत ड्रास्टिक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, बट उसके बाद ये चीज़ें धीरे धीरे राइज करेगा टेम्परेचर, ठीक है। तो अब यहीं से कहीं ना कहीं हमको ये चीज़ पता चलेगी कि भाई जो मैग्मा है वो पृथ्वी के अंदर से क्यों निकल रहा है, ये गर्म पदार्थ कहाँ से आ रहा है। तो गर्म पदार्थ ऐसे ही आ रहा होगा कि पृथ्वी के अंदर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होगा कि जो भी मटेरियल है वो मेल्ट हो गया होगा, और वही मेल्ट मटेरियल ऊपर की तरफ निकल के वॉल्केनो के थ्रू बाहर आ रहा है। इसके बारे में पढ़ेंगे, बट इतना जान लीजिए कि स्टडी बेस्ड ऑन टेम्परेचर क्या कहता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टडी बेस्ड ऑन प्रेशर। ये भी हमारा एक इनडायरेक्ट एविडेंस है। इनडायरेक्ट एविडेंस कैसे, स्टडी बेस्ड ऑन प्रेशर का मतलब ये है कि अब चूंकि फिजिक्स में आपको थोड़ी सी बेसिक सी चीज़ समझनी होगी, बहुत आसान सी है, मैं समझा दूंगा कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, प्रेशर जब भी इंक्रीज होता है तो ये क्या करता है, ये जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है इसको इंक्रीज कर देता है। मेल्टिंग पॉइंट की हिंदी होती है द्रवणांक। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, देखिए ध्यान से, जैसे ये मार्कर है, ये सॉलिड स्टेट में है, हमने इसको नीचे से ऐसे लाइटर के थ्रू इसको हीट करना शुरू करा, अब ये हीटअप हो रहा है, हीटअप हो रहा है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अब ये जो सॉलिड स्टेट है ये जस्ट अगर हमने उससे ज़्यादा हीट दी तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो पॉइंट जब ये सॉलिड, वो पॉइंट जब कोई भी सॉलिड वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा और इसको दिमाग में बिठा लीजिए बहुत ही शांत मन से, कि कोई भी सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में स्टेट चेंज करके उस टेम्परेचर पे स्टेट चेंज करना स्टार्ट कर देता है, तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट या द्रवणांक कहते हैं। कोई भी सॉलिड किसी टेम्परेचर पे अगर गलना स्टार्ट हो जाता है तो उसको उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो यहां पर ये लाइन लिखी है कि अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। इसका क्या मतलब है, इसके मतलब में जाने से पहले देखो कि ये चीजें, ये आया ही कहां, ये प्रश्न ही क्यों उठ रहा है। ये प्रश्न इसलिए उठ रहा है कि हमको पता है कि हमारी पृथ्वी में 3 टाइप की लेयर हैं। आई होप आपको पता होगा कि पृथ्वी में लेयर क्यों बनी, पृथ्वी का लेयर्ड स्ट्रक्चर क्यों है।
विभेदन क्या होता था, डिफरेंशिएशन जिसको बोलते हैं, सेकंड फेज ऑफ विभेदन या सेकंड फेज ऑफ डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं, ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूं जब मैंने डिस्कस करा था कि ये अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ कैसे हुआ, कैसे एक बहुत बड़ा सेलेस्टियल बॉडी से टकराया था, तो इसमें क्या हुआ कि विभेदन हुआ और उनसे ये सब चीज़ें बनी। तो इसको प्लीज़ जाके, मैं बार बार आपसे एक चीज़ बोल रहा हूँ, उसको जाके देख लीजिए तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब इस चैप्टर में ये कहीं नहीं बताया गया पूरी एनसीईआरटी में कि लेयर्ड स्ट्रक्चर कैसे बना, ये आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया गया है, तो वो मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, तो आप इसको जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक, देखो कि हमको पता है ये लेयर्ड स्ट्रक्चर है, तो सबसे ऊपर की जो लेयर है वो कैसी है, सबसे ऊपर की जो लेयर है वो कैसी है, सॉलिड, बीच वाली कैसी है, सॉलिड बी, और सबसे कोर में देखना, कोर को हम ज़्यादा इंफेसाइज कर रहे हैं, तो कोर ऐसा है, तो कोर बेसिकली दो पार्ट में है, तो सबसे आउटर वाला जो कोर है वो क्या है, लिक्विड में, और इनर वाला कोर क्या है, ये सॉलिड में। ये मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो कोर है, तो वो कोर क्या है उसको ये बता रहा है। अब देखो ध्यान से, इसके पहले जस्ट पहले अभी हमने अध्ययन करा था टेम्परेचर का, तो जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जा रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो टेम्परेचर जब इंक्रीज कर रहा है तो तुरंत ये रीजन मिल गया भाई कि ये वाला जो पोर्शन है जिसको बोल रहे हैं आउटर कोर, बाहरी कोर, ये वाला जो पोर्शन है ये किस फॉर्म में है, ये है लिक्विड फॉर्म में, ये बताया गया। तो इनसे पूछा गया अच्छा ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि इतने ज़्यादा टेम्परेचर में कोई भी सॉलिड स्टेट में रह ही नहीं पाएगा, वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जैसे ही हम आउटर कोर को क्रॉस करते हैं और हम इनर कोर की तरफ आ जाते हैं, जो ये इनर कोर आपको दिख रहा है, ये इनर कोर शेडेड पोर्शन देखिए ध्यान से रेड कलर से, ये जो इनर कोर आपको दिख रहा है, फिर ये सॉलिड क्यों, वाई, प्रश्न यहां पे उठता है कि भाई तुमने तो कहा कि आउटर कोर लिक्विड इसलिए क्योंकि यहां पर टेम्परेचर इतना ज्यादा है, तो सॉलिड अवस्था में कोई चीज रह ही नहीं सकती, वो गला दे रहा है टेम्परेचर। ठीक है, हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो मेरे को बताओ इनर कोर तो और अंदर है, वो तो आउटर कोर के भी अंदर है, तो अगर इसके बाहर की चीज लिक्विड है तो इसके अंदर डेप्थ में जाएंगे तो वो तो और भी लिक्विड होना चाहिए, तो वो सॉलिड कैसे। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए सहारा लिया गया स्टडी बेस्ड ऑन प्रेशर। स्टडी बेस्ड ऑन प्रेशर बताता है कि भैया हमको ये तो पता है कि जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जा रहे हैं तो प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। अब प्रेशर जब इंक्रीज कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो मेल्टिंग पॉइंट को इंक्रीज कर दे रहा है। कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट है एक्स, ये मार्कर है, ठीक है, ये गर्म होता है, एक्स जो है वो गलना स्टार्ट होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में जब पहली बार कन्वर्ट होता है तो इसको 20 डिग्री टेम्परेचर अगर आपने दे दिया तो ये तुरंत लिक्विड में आ जाएगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि इसका जो प्रेशर है वो बढ़ा दीजिए। तो अब जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये क्या करेगा कि अब ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। अब 20 पे तो ये गलने से रहा, ना ही 21, 22, 23 टेम्परेचर आप इंक्रीज करते जा रहे हैं और ये गल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर टेम्परेचर के ऊपर हावी हो गया है प्रेशर। जो प्रेशर है इसने टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से ओवरलैप कर दिया। टेम्परेचर के आगे कोई भी चीज टिक नहीं पा रही थी, बट यहां पर प्रेशर आ गया और इसने क्या करा, टेम्परेचर को इसको कवर कर लिया। अब टेम्परेचर का असर इस पे कब तक नहीं होगा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और जैसे ही 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप इसको गर्म करेंगे तो अब ये गलना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रेशर क्या करता है, किसी भी मेल्टिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देता है। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल है, बहुत आपने देखा भी होगा कि कभी आप ऐसा कभी जूस की आप शॉप पे जाइए या फिर कोई ऐसा जो ठेले लगाए रहते हैं जिसमें बर्फ़ बना के देते हैं, वो तो बर्फ़ का गोला जिसको बोलते हैं, तो आपने देखा होगा कि उसमें जो ये बर्फ़ होती है तो उसको वो लोग काफ़ी मोटी जूट की बोरी जो होती है उससे कवर्ड रखते हैं। तो देखिए जो बर्फ़ है ना, एक तो वो ऊष्मा का कुचालक, वो तो फंडा है ही, वो तो काम कर ही रहा है, ठीक है ना। दूसरा क्या फंडा काम कर रहा है कि जो ये मोटी जूट की बोरी है ना, तो उससे जब उसको बर्फ़ को कवर करा गया तो उसने बर्फ़ पे प्रेशर अप्लाई करा गया। अभी बोरी को जब हटा दिया गया तो ये जो बर्फ़ थी ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे काम कर रही थी, ठीक है। जब उसके ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो लग ही रहा है और प्लस इसके अलावा हमने किसी एक्सटर्नल मटेरियल का भी उसके ऊपर उस जूट का प्रेशर भी बिल्डअप कर दिया। अब उसकी जो मोटाई होती है उस बोरी की, इतनी मोटी बोरी है वो, अब पूरी बोरी से अगर पूरी बर्फ को वो 2-3 बार ऐसे करके कवर अप कर देते हैं लोग, वो शॉपकीपर जो है ऐसे कवर अप कर देगा,
तो क्या होगा, उस पर और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होने लगेगा। तो जो बर्फ़ 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे गलना स्टार्ट हो रही थी वो अब नहीं गलेगी और वो काफ़ी देर चल जाएगी और वो 30 डिग्री पे गलना स्टार्ट होगी। तो ऐसे क्या होगा कि उसका जो भी धंधा पानी है वो थोड़ा सा और एक्सटेंड हो जाएगा गर्मी के दिनों में। तो ये कॉन्सेप्ट था कि प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। और ये रीज़न था कि जो इनर कोर है वो लिक्विड क्यों नहीं है, वो सॉलिड इसलिए है क्योंकि वहां तक पहुंचते पहुंचते इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया है कि उसने टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को ओवरलैप कर दिया और इनर कोर को पूरी तरीके से अपने में कवर कर लिया। अब वहां पे चाहे जितना टेम्परेचर हो, इतना ज़्यादा एक्सट्रीम प्रेशर हो चुका है कि वो टेम्परेचर उसको मेल्ट नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो ये था स्टडी बेस्ड। ठीक है, तो देखिए हमने अभी तक पढ़ लिया कि जो इनडायरेक्ट एविडेंसेस थे, जो इनडायरेक्ट एविडेंसेस थे उसमें 3 टाइप के एविडेंस हमने पढ़े। सबसे पहला पढ़ा था हमने डेंसिटी को लेके, दूसरा पढ़ा था हमने टेम्परेचर को लेके और तीसरा पढ़ा था हमने प्रेशर को लेके। अब देखिए आपको लग रहा होगा कि ये 3 टर्म को इतना बड़ा समझाया, ये एनसीईआरटी में लिखा कहाँ है। तो ये देखना है तो आप जाइएगा जहाँ पर भी अप्रत्यक्ष प्रमाण लिखे हुए हैं तो वहाँ पर उन्होंने एक लाइन में समझा रखा है कि भाई डेंसिटी, टेम्परेचर और प्रेशर, ताप, दाब और जो घनत्व है इसका क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं और ये सब चीज़ें क्या होती हैं, बढ़ती हैं। तो अब ये लिख के छोड़ दिया, इसके पीछे कैसे कॉन्सेप्ट था तो ये बताना, ये जानना आपको ज़रूरी था, इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ को एलेबोरेट करना पड़ा। ठीक है, तो इसको जल्दी से एक लाइन में समझ लेते हैं कि जैसे जैसे जो हमारी डेप्थ इंक्रीज होती है तो हमारी क्या होती है, जो डेंसिटी है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो वो हमने जाना किसके अध्ययन से, डेंसिटी के अध्ययन से, घनत्व के अध्ययन से। टेम्परेचर भी क्या होता है, जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होती है तो टेम्परेचर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। प्रेशर के हेल्प से हमने क्या जाना कि प्रेशर इंक्रीज होता है तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता है। इसी वजह से जो अंदर की चीज़ें हैं, जो इनर कोर है वो कैसा है, सॉलिड में है, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो पाया है। तो बेसिकली इनडायरेक्ट एविडेंस में जो लाइन थी वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करती थी। तो आई होप आपको ये एविडेंस जो है वो समझ में आ गया होगा।